दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात अमेरिकी चुनाव के दो रुख की। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, ये तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी धुंध जरूर छटी है और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। ख्याल है कि अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। दुनिया भर की निगाहें नताइज पर टिकी हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सबसे अहम और पेचीदा इदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। तशहीरी मुहिम के दौरान ट्रंप ने अपनी हुसूलियाबियों का गुणगान किया और अमेरिका की तरक्की का नया खाका वोटरों के सामने पेश किया, तो वहीं बाइडेन ने भी वोटरों से कई वादे किए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ अरब ममालिक के रिश्ते को उस्तवार करने और खित्ते में क़याम अमन पर खुसूसी तवज्जो दी, लेकिन कोरोना वबा से निमटने में उनकी नाकामी, नस्ली तशद्दुद और बेरोजगारी के मामले पर इन्हें मुश्किलों का सामना दरपेश है। वहीं जो बाइडेन ने वादा किया कि अगर वो सदर मुंतखब किए जाते हैं तो 2035 तक वो अमेरिका को कार्बन फ्री मुल्क बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो बाइडेन ने हयातियाती ईंधन की कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने पर बजिद हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल और माहौल दोस्त घरों की तामीर समेत कई वादे उन्होंने किए। बहरहाल, वादों और दावों के बीच अमेरिकी सदर किसे अपना लीडर चुनते हैं और उनके नए लीडर से क्या तवक्कात हैं, दुनिया और हिंदुस्तान को अमेरिका के नए सदर से क्या उम्मीदें हैं, कई सवालों के जानेंगे जवाब अपने दो खास मेहमानों से। हमारे साथ कमर आगा साहब जो कि माहिर आलमी उमूर हैं, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर राजन कुमार साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, सर वेलकम करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आंकड़ों, नतीजों पर हम बात करें और किस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और क्या मसाइल दरपेश होंगे, इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है। हमारे नाजरीन भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर वो मुल्क अमेरिका जिसमें चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, वहां पर कैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राजन कुमार साहब यही जानना चाहूँगी कि अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। जी, तो अमेरिका का जो इलेक्शन प्रोसेस है यह काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और अमेरिका को माना जाता है कि ऐसा देश है जहाँ पे कि हमेशा इलेक्शन होते रहता है। अगर आप देखें हर एक 2 साल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, हालांकि वो 6 साल का होता है, लेकिन जो टर्म 6 साल का होता है, लेकिन हर एक 2 साल में 33% के आसपास बदलते रहते हैं। तो उसको एक कंट्री ऑफ इलेक्शन माना जाता है और अगर उसमें स्टेट इलेक्शन और फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं तो हमेशा इलेक्शन होते रहता है। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात है तो वहां पे ये स्टार्ट होता है आपको सबसे पहले कि जो 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन, दो मेन पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, तो इनके अपने तरीके होते हैं जिसमें कि प्राइमरी और कॉकसेस होते हैं जिसके माध्यम से ये अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है और ये प्रोसेस लगभग 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे जो रिपब्लिकन है उन्होंने अल्टीमेटली ट्रंप को नॉमिनेट किया और जो डेमोक्रेटिक पार्टी होते हैं उन्होंने अपने कन्वेंशन के माध्यम से और कॉकसेस प्राइमरी के माध्यम से बाइडेन को इलेक्ट किया। और उसके बाद जो स्टेट्स होते हैं ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जैसा कि इंडिया में हम देखते हैं जैसे हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है उस टाइप का नहीं होता है। वहां पे आप उनके एक कॉलेज, उनके इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जिसमें डेलीगेट्स होते हैं और हर एक स्टेट का अलग अलग नंबर है। 55 जैसे कैलिफोर्निया का है, एरिजोना का 10 या 11 है। तो इस ढंग के हर एक स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज के डेलीगेट होते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं ये जो रियल वोटर्स होते हैं। तो वो डायरेक्टली कहें अगर तो वो डायरेक्टली ट्रंप को या बाइडेन को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज के जो डेलीगेट्स हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं और हर एक स्टेट के थोड़े से रूल्स अलग अलग होते हैं कि कैसे काउंटिंग होगा, कैसे इलेक्शन होगा, क्योंकि वहां पे एक चूंकि रियल फेडरेशन है तो वहाँ के फेडरल लॉज जो है, फेडरल लॉज का मतलब जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉज है वो अलग है और स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज हैं थोड़े अलग हैं। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया में जो बैलेट के काउंटिंग के रूल्स हैं वो अलग हैं, आपको एरिजोना या दूसरे स्टेट के अलग हैं और हर एक स्टेट के लॉज जो बनाते हैं वो वहाँ के स्टेट के लेजिस्लेचर होते हैं। तो अभी जो पेंसिल्वेनिया में जो आपने देखा कि जो इश्यू बन रहा है जो बैलेट अभी बाद में आया है उनको काउंट किया जाना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ के स्टेट ने बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से लॉ बनाया कि हाँ जो हम 3 दिन बाद तक भी जो बैलेट आया है उनको हम काउंट करेंगे। लेकिन इसी पे अभी जो अमेरिका का इलेक्शन है अभी देख रहे हैं आपकी, हालांकि ये लग रहा है कि लगभग बाइडेन का जो जीत है लगभग सुनिश्चित हो रहा है, दिख रहा है,
लेकिन अभी भी वो एक लीगल बैटल की ओर चला जा रहा है, जिसमें कि बाइडेन और जो ट्रंप है उनको लग रहा है कि वो अगर बैलेट वोट काउंट होते हैं, पोस्टल बैलेट वोट्स काउंट होते हैं, तो वो उसमें हार जाएंगे, वो वहां पे बाइडेन को लीड मिलेगा और कई स्टेट्स में लीड मिलने की संभावना है। वो एरिजोना में है, जॉर्जिया में है, पेंसिल्वेनिया में है, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में तो पहले ही वो जीत चुके हैं। तो इन सारे स्टेट्स में जो वहां पे जो ट्रंप है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो कोर्ट में जाएंगे और पेंसिल्वेनिया ने जो रूल बनाया जिसमें कि वो 3 दिन बाद तक बैलेट को एक्सेप्ट करेंगे और काउंट करेंगे, उसको चैलेंज करने की कोशिश हो रही है और इसी कारण अभी देखेंगे कि अभी तुरंत रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। जी, कमर आगा साहब का रुख कर लेते हैं। कमर आगा साहब, जिस तरह से नतीजे हमारे सामने हैं, जो बाइडेन में कहीं ना कहीं जो बाइडेन की तरफ इन आंकड़ों का रुख दिखाई दे रहा है, क्या ये माना जाए कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ही हैं या फिर उनकी जीत यकीनी मानी जाए? देखिए, लगता तो ऐसा ही है। हाँ। इसलिए कि ट्रम्प साहब को अभी तक जो इलेक्टोरल वोट है वो महज 214 मिले हैं और बाइडेन को 264 के करीब मिले हैं और 270 जिसको मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज में उसकी मेजॉरिटी होगी, 270 की जरूरत होती है। लेकिन जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि लीगल बैटल अब शुरू हो गई है। अब उसके अंदर ये देखना है कि क्या लीगल किस तरह से टर्न लेता है। इसलिए कि अभी कुछ स्विंग स्टेट्स जो हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं इलेक्शन में, जो कभी किसी एक बार वो अगर वो डेमोक्रेट को दे रहे हैं तो दूसरी बार रिपब्लिकन को दे देते हैं, वो उनका वोटिंग पैटर्न बदलता रहता है। उसमें कई एक स्टेट हैं जिसके अंदर ट्रम्प साहब भी आगे हैं और कुछ में बाइडेन आगे हैं। अब किस तरीके से होगा कोर्ट डिसाइड करेगा। कोशिश इस बात की है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की और उनके समर्थकों की कि किसी भी सूरत से डिले किया जाए। डिले टैक्टिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत से केसेस हो गए हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी हैं। और अब ये है कि मुकदमे चलेंगे और मुकदमे लोअर में जाएंगे कि कुछ फेडरल में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी बात की जा रही है, वहाँ पे भी मसले को किया जाएगा। और पिछले 5-4 साल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने जजेस का नॉमिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत से स्टेट्स में किया है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उनकी तरफ उनको उम्मीद है कि उन्हें फेवरेबल जज रिस्पांस मिलेगा जुडिशरी के साथ। लेकिन ये मुश्किल है, अमेरिका में जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट होती है जी। जो भी होगा रूल के हिसाब से अलग अलग स्टेट तय करेंगी, मसला करेंगे। हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी हो, लेकिन ये कि बाइडेन मैं समझता हूँ अभी कुछ घंटों के अंदर उनको 270 वोट मिल जाएंगे, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल क्या होगा जी। और लेकिन इस हवाले से ऐलान में काफी देर हो सकता है, देरी हो सकती है, क्योंकि कानूनी दाव पेच का मरहला शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस बात की जानिब इशारा भी दिया है और लीगल टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर राजन साहब, एक तरफ नतीजे हैं और दूसरी तरफ लोगों के जहन में सवाल ये है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर जो बाइडेन बन जाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए वो कैसे साबित होंगे? देखिए, जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है तो मैं बता दूं कि दोनों जो पार्टीज हैं, जो मेन पार्टीज रूलिंग पार्टी वहां के हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, तो एक बाय पार्टीजन कॉन्सेंसस है कि जो कि इंडिया अभी अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरह से इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बन गया है। उसका कारण है चीन का उदय। जब चूंकि चीन इतना शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है इंडो पैसिफिक में, और वहां पे अमेरिका को लगता है कि भारत के बिना वो अकेले इंडो पैसिफिक में चीन पे दबाव नहीं बना सकता है और उसको रीजनल पार्टनर की जरूरत है। और इसी कारण से आपने देखा कि वो क्वाड को किस ढंग से प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल है। मालाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिससे वो एक मकसद उनका यह है कि वह चीन पे दबाव बना पाए क्वाड और मालाबार एक्सरसाइजेस के माध्यम से। लेकिन अगर बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो एक सबसे बड़ी जो अच्छी बात होगी कि मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ हुआ था ओबामा के समय में, और जिसको कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दिया था,
और उस पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, जिसके बाद भारत का ईरान के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया था। हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल जीरो हो गया था। भारत ने काफी निगोशिएट करने की कोशिश की, तो चाबहार जो पोर्ट है वहां पे तो थोड़े से हमें रिलैक्सेशन मिले थे अमेरिका से, लेकिन ईरान के साथ हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल बंद हो गया था। तो अगर वो फिर से जो ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको अगर बहाल किया जाता है तो भारत के लिए वो अच्छी बात होगी। अब लेकिन यह भी आप जाने कि जो चीन है वह भी चाहता है कि ट्रंप नहीं आए और बाइडेन ही वहां पे आए, क्योंकि ट्रंप काफी हार्श पॉलिसी चीन के विरुद्ध में ताइवान स्ट्रेट में या फिर जो साउथ चाइना सी है वहां पे वो लगा रहे थे। तो चीन भी चाहता है कि बाइडेन आए। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही चाहता है, चीन भी चाहता है। जो देश वहां पे नहीं चाहता है कि वहां पे बाइडेन आए वो है रशिया, और रशिया के साथ भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अभी जो सिचुएशन है पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉम्प्लिकेटेड है। रशिया चाहता था कि ट्रंप आए, चीन चाहता है बाइडेन आए, और भारत चाहता है, भारत और चीन में स्टैंड ऑफ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों चाहते हैं कि जो बाइडेन दोनों के लिए हित में हो सकता है। और बाइडेन के साथ एक अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे आर्बिट्रेरी लाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बात करूं, तो उसमें जैसे कि WHO से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, यूनेस्को से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, WTO को उन्होंने दरकिनार कर दिया, पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज था उसको उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, और जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, उसमें वो विजिट करके एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारा जो एक इंटरनेशनल इम्बैलेंस हो गया था, उसको मुझे लगता है कि अगर फिर बाइडेन यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी वहां पे रेजिम में आता है, पावरफुल होता है, तो फिर इन सारे चीजों के बहाल होने की संभावना है। और डेमोक्रेसी जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कि हर एक देश कंट्री फर्स्ट करके, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, चीन फर्स्ट, रूस फर्स्ट, अगर सब फर्स्ट हो जाएगा तो सेकंड कौन होगा। इस ढंग की जो पॉलिसी थी, एक हार्डकोर नेशनलिस्टिक पॉलिसी, उस पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा अगर बाइडेन वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं तो। ठीक है। कमर आगा साहब, जिस तरीके से डॉक्टर राजन साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल इम्बैलेंस देखने को मिला, अगर जो बाइडेन आते हैं तो ये तमाम चीज़ें कम हो जाएंगी। वहीं अगर इसी सवाल के साथ मैं ये जोड़ दूं कि पिछले दिनों से कमला हैरिस या फिर जो बाइडेन के जो बयानात थे हिंदुस्तान के हवाले से, वो खुलकर मुखालिफत करते हुए थे, जैसा कि कश्मीर के हवाले तनाजुर में अगर हम बात करें या फिर CA/NRC के हवाले से बात करें, तो ऐसे में क्या लगता है कि रिश्ते कैसे रहने वाले होंगे? देखिए, भारत के रिश्ते तो अच्छे होंगे। बाइडेन ने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान का जो ट्रेड है वो इस वक्त लगभग तकरीबन 92-95-100 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसको बढ़ा के वो 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे दोनों देशों के बीच में। बहुत सी चीज़ों पे हमारा उनके साथ अच्छे कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं मिलता भी है। जैसे चाइना को लेके अभी प्रोफेसर राजन ने जैसा बताया कन्वर्जन, लेकिन कुछ मामलों पे हमारे इख्तिलाफात भी हैं उनके साथ। अफगानिस्तान में तालिबान को लेके, ईरान के भी मसले पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं। हम चाहते हैं कि ईरान से तेल खरीदें, ट्रेड करें, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस जो लगे हैं, यानी जो भी कंपनी तेल खरीदेगी या जो भी मुल्क उनसे ईरान से डील करेगा उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगा देते हैं। इसका हमारा ट्रेड अमेरिका से बहुत बड़ा है, इसलिए हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कोशिश है। हाँ, और देखिए, जहाँ तक ट्रेड का मामला है इसमें डिफरेंसेस बने रहेंगे। ट्रम्प के ज़माने में भी डिफरेंसेस थे। वीज़े को लेके इंडियन कंपनीज जो वहाँ काम करी, H1B वीज़े को लेके हमारे साथ मैं समझता हूँ कि और उसमें कटौती हो जाएगी। इंडियन कंपनीज जो अमेरिका में काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से अपने वर्कर्स को ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी। अमेरिका के अंदर अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया है, और दूसरी तरफ ये भी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। उनकी कोशिश ये है कि अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, पहले न कि बाहर के लोग जो आते थे। तो ये पॉलिसी जो है ट्रम्प की भी थी, मैं समझता हूँ कि बाइडेन भी उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये कि बाइडेन जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे, थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन भी कहीं कहीं पे जो जरूरी होगा वो दे देंगे। ट्रम्प की तरह ब्लैंकेट
बंद नहीं करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में वो नहीं देखेंगे। ठीक, राजन कुमार दूसरी साहब, तक क्या ये है आप कि कमर आगा साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कमर आगा साहब ने कहा जिस तरीके से जिन पॉलिसीज पे ट्रंप चल रहे थे वैसा ही कुछ बाइडेन करते हुए देखे जाएंगे। उन्होंने H1B वीजा को लेकर कहा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि अमेरिकी फर्स्ट। तो क्या लगता है कि इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी? देखिए, जहां तक वीजा की बात है और हमारे जो बच्चे हैं वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं और जो नौकरी की वहां पे तलाश करते हैं, क्योंकि काफी पैसा वो लगाते हैं वहां जाने में, और उसके बाद वहां पे अगर नौकरी नहीं करें, उनको भेज दिया जाए, तो वो पैसे कमाने में उनको काफी वक्त लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी हमारे जो बच्चे हैं और नए बच्चे जो वहां पे गए हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था कि ट्रंप की पॉलिसी जो इमिग्रेशन को लेके थे वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए थे, और उन्होंने बिल्कुल जो H1 वीजा और जो 10 ईयर्स के बाद जो एक वर्किंग वीजा जो दिया जाता है वो सारे उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी। तो जो हमारे वर्कर्स थे वहां पे H1 पे, वो सारे वहां पे परेशान हो गए थे। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि उनको वापस जाना पड़े। लेकिन अभी अगर बाइडेन वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसकी संभावना थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, इन द सेंस कि अब वो जो H1 के लिए उतने वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो H1 पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे उस ढंग से जिस ढंग से ट्रंप लगाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा कि जहां तक ट्रेड की बात है, तो जो ट्रंप की पॉलिसी थी कि बिल्कुल प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी थी, टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी थी। आपने देखा कि कैसे भारतीय प्रोडक्ट पे भी उन्होंने अच्छे रिलेशन के बावजूद टैरिफ लगा दिया था। तो एक जो प्रोटेक्शनिज्म और टैरिफ की पॉलिसी चल रही थी उस पे थोड़े से रिलैक्सेशन की संभावना है। मैं यह नहीं कह रहा कि बिल्कुल ट्रंप रिलैक्स कर देंगे, टैरिफ कम हो जाएगा। अभी हर एक देशों की मजबूरी है कि आर्थिक व्यवस्था उनकी चरमरा गई है और खराब है, और सारे देश प्रोटेक्शनिज्म की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि टैरिफ जो होता है, टैक्स जो होता है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बाइडेन भी कुछ हद तक करेंगे, लेकिन ये जो करेंगे वो ट्रंप की तुलना में काफी कम करेंगे। और जहां पे सवालात आते हैं कि जो बाइडेन और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ जो पहले कैंडिडेट्स थे या लेजिस्लेचर्स थे, उन्होंने कश्मीर के इशू को लेके भारत को क्रिटिसाइज किया था। तो कुछ लोगों को डर है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें कुछ जो लेफ्ट के एलिमेंट्स हैं वो उस इशू को फिर से रेज कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स इश्यूज को रेज करता है, भारत में भी, चीन में भी, रशिया में भी। तो कुछ लोगों को डर यह लगता है कि बाइडेन शायद इस इशू को रेज करें। वो भले ही रेज करें, लेकिन मुझे लगता है कि गहरे तौर पे ये भारत और अमेरिका की नीति को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में अमेरिका का भी हो गया। आपने देखा कि किस ढंग से लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, लिमोआ, बेका, जो कोमकासा, ये सारे जो मिलिट्री एग्रीमेंट वो हुए हैं। अभी सेक्रेटरी पॉम्पियो का जब विजिट हुआ था इंडिया में, तो भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध काफी अच्छे हैं। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड है अमेरिका के साथ, और जो स्ट्रेटजिक और मिलिट्री रिलेशन वो काफी अच्छे हैं। हमारे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए वहां जाना चाहते हैं, तो हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी अमेरिका के साथ अच्छा है। तो बहुत दिनों बाद आप देख रहे हैं कि एक तरह से टू डेमोक्रेसीज, जो स्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, वो एक तरह से साथ साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों देशों की मजबूरी भी यह है कि अभी जो एक लिबरलिज्म है वो काफी खतरे में है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों देशों का साथ आना भी जरूरी है। जी, कमर आगा साहब, जब कहीं चुनाव होता है और नया चेहरा सामने आता है तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर उस नए चेहरे के सामने चैलेंजेस क्या होंगे, चुनौतियां क्या होंगी। सुपर पावर अमेरिका है, सभी जानते हैं। ऐसे में जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके सामने कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां होंगी जिनका सामना उन्हें करना होगा? सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बहुत क्राइसिस में है, स्लो डाउन हो गया, और पैंडेमिक के चलते हुए, कोविड-19 यानी कोरोना के चलते हुए उनके यहाँ लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट देना, फिर उसके अलावा किस तरीके से, दूसरी बात ये कि महज अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है। पहले अमेरिका अगर यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस में आती थी तो यूरोप उसकी मदद कर देता था, या यूरोप में जब होती थी तो अमेरिका कर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसको रिवाइव करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा, जो मैं समझता हूँ किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, चाहे जो भी प्रेसिडेंट बन के जाए, उनके अमेरिका का ह्यूज एक्सपेंडिचर है, इतनी बड़ी उसकी सेना है पूरी दुनिया में, उसके अफवाज फैले हुए हैं, सैकड़ों मिलिट्री बेसेस हैं, उनको मेंटेन करना, उसी के लिए ट्रंप ने तो काम करना शुरू कर दिया था कि इजराइल को अरब देशों में लिया है, ताकि इजराइल को ठेका दे दिया। इजराइल जो है वहाँ पे जो उसकी प्रो अमेरिकन जो रिजीम्स हैं
जो अमेरिका से के करीब हैं, अमेरिका पसंद रजीम ज़्यादातर वही हैं, उनको उनकी वो मदद करे, उनको सपोर्ट करे, उनको उनको उनके जो इंटरनल क्राइसिस उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उन कंट्रीज में क्राइसिस आ रही है उसको मदद मिले ताकि रजीम को वो मजबूती दे। दूसरी तरफ ये भी है कि और भी बहुत से मसले हैं उनके सामने मसला ये भी है कि ईरान से जो कन्फ्रंटेशन की उन्हीं ने बात की थी, क्या वो वहां तक कन्फ्रंटेशन किस तरह से लेके जाएंगे। अगर बाइडेन आते हैं तो उन्होंने कहा कि बातचीत वो शुरू करेंगे, लेकिन ये कि एक बार जो सैंक्शंस लग जाते हैं तो उसको हटाने में बहुत वक्त लगता है। इतना उनका प्रोसीजर ऐसा है कि इसमें ये नहीं होगा कि उनके अगर बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फौरन बातचीत हो जाए। देखिए अमेरिका की पॉलिसी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता, सिर्फ महज जो होती है बातें जो होती हैं, बात करने का तरीका बदल जाता है, वो उसी तरीके से काम करते हैं जैसा कि पहले प्रेसिडेंट थे। मेजर चेंजेस उनकी पॉलिसी में चाहे बाइडेन आए या ट्रंप आए कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जो ट्रंप ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनी अपनाई है वो पॉलिसी और आगे चलेगी मैं समझता हूँ। और ये है कि जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में हमने देखा है रिपब्लिकन ने अच्छे रिश्ते किए, वो कश्मीर पे ज्यादा बोले नहीं, तो ये आएंगे ये ज्यादा बोलेंगे, कश्मीर के मसले को भी उठाएंगे और जो कंसेशन लेने की कोशिश करेंगे उनसे ज्यादा अपना डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे उसी तरह जैसे ट्रंप ने बढ़ाया था। कोशिश ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन वेपन्स हिंदुस्तान को बेचें और हिंदुस्तान उनसे खरीदे। जो बाइडेन के हवाले से लोगों में डर ये है क्योंकि गुज़िश्ता जो बयान थे कश्मीर के हवाले से, सीए के हवाले से, वो ये कहते हुए देखे गए कि कश्मीर में जो पुरानी हैसियत थी उसे बहाल किया जाए। डॉक्टर राजन साहब, आपसे ही समझना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान में इस बात पर बहस जोरों से हो रही है कि बाइडेन के सदर बनने पर वो कश्मीर का मसला उठाएंगे। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि इसमें जो बाइडेन की पॉलिसी है ये सेंट्रिस्ट पॉलिसी है। ये रेटरिक्स कई बार इलेक्शन में इस ढंग के जरूर उठाते हैं, लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं तो मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कश्मीर के मुद्दे को भारत पे दबाव नहीं डालेंगे। उसका कारण है कि भारत उनके लिए दूसरे कारणों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीन के कारण से, क्योंकि उनको अपने वेपन्स भारत को बेचने हैं। और बहुत अमेरिका एक तरह पिछले 4-5 वर्षों में देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा जो वेपन सप्लायर के रूप में इमर्ज किया है और वो उसको गंवाना नहीं चाहेगा। वो फिर चूंकि क्वाड और मालाबार एक्सरसाइजेस में भारत शामिल है, तो इन सारे कारणों से वो कश्मीर के मुद्दे पे भारत पे दबाव नहीं बनाएगा। ये जरूर है कि उसमें बहुत सारे चूंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इस इशू को रेज कर सकते हैं, लेकिन भारत पे कभी भी दबाव नहीं बनाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप की तरह की गलती भी नहीं करेंगे। ट्रंप साहब ने, आपने सुना था एक बार वो मीडिएशन की बात किए थे, वो बोले थे कि वो भारत कश्मीर इशू पे भारत पाकिस्तान के इशू पे मीडिएट करना चाहते हैं। इसको भारत ने बिल्कुल खारिज कर दिया था। भारत ने बोला था कि भारत ने कभी ऐसा ना तो उनसे रिक्वेस्ट किया है और ना ही भारत आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश के दखल को बर्दाश्त करेगा। तो मैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत पे इस ढंग का कोई भी दबाव बाइडेन भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, कमर आगा साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी क्योंकि काउंटिंग रोकने और काउंटिंग के अमल को दोबारा कराने की मांग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और साथ ही लीगल टीम उनकी तैयार है, वो ये कहते हुए देखे जा रहे हैं 12। क्या ऐसा लगता है या ऐसा मुमकिन है कि दोबारा काउंटिंग हो? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, अब इस पे कमेंट करना मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। बहुत सी चीजें सबजुडिस हो गई हैं। नतीजों में तो एट द एंड देरी ही होगी। देखिए बड़ा मुश्किल है इसलिए कि जो काउंटिंग हो रही है उसमें भी बहुत सी स्टेट्स में ज्यादातर जगहों पे मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है ट्रंप साहब का। और दूसरी बात ये भी है कि बाइडेन की लीड लगातार बढ़ती चली आ रही है तमाम। मुझे नहीं लगता कि बाइडेन, ऐसा लगता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ऐसा लगता है कि बाइडेन ही इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। अब कोर्ट किस तरह के डिसीजन लेते हैं, क्या काउंटिंग को रुकवाते हैं या उनको नहीं मानते या कोई नया प्रोसीजर लेके आते हैं, मुश्किल है। अमेरिका में बहुत ज्यादा चेंजेस
पॉसिबल नहीं है। स्टेट्स के भी मसले हैं जी। तो आखिरी स्टेट की वक्त तरह तक पे कोई बहुत- तब्दीली ज्यादा हो पाना मुमकिन नहीं है, ऐसा कहना कमर आगा साहब का। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कमर आगा साहब वक्त देने के लिए, साथ ही साथ डॉक्टर राजन साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए, स्टैंड रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब। साइकिल प्योर अगर